Hello friends, welcome back to my channel. Today we will discuss about some MCQs based upon kinematics and rectilinear motion. In previous classes, I have explained some articles like simple harmonic motion, its geometrical representation, motion under inverse square law, Hooke's law, motion of a particle due to attraction of earth and universal law of gravitation. इन सभी के साथ साथ हम काइनेमेटिक्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि सभी MCQ बेस्ड होंगी और ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 6। इससे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? It's very simple because we have the value of x and we have to find out the acceleration. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d2x बाई dt स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू गिवन है सो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। dx बाई dt क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24। यहाँ से d2x बाई dt स्क्वायर इट विल बी 6t माइनस 18। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी। अगर हम किसी डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट करते हैं देन वेलोसिटी v होता है dx बाई dt एंड एक्सेलरेशन a इज d2x बाई dt स्क्वायर और dv बाई dt। क्लियर? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर हम किसी पॉइंट O से P डायरेक्शन की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन हमें निकालना हो तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। किसी भी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अगर हम रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे? लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद में हमें मिलता है लास्ट में d2r बाई dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2dr बाई dt d थीटा बाई dt प्लस r d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। एंड फॉर्मूले में चेंजमेंट बस इतना सा होगा कि यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन था और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर टू द लाइन। हियर द लाइन इज रेडियस वेक्टर। जो भी रेडियस वेक्टर हम लेंगे, मान लिया पॉइंट O से P की तरफ मूव कर रहे हैं तो रेडियस वेक्टर OP। अगला क्वेश्चन क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में क्या रिलेशन होगा? अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करें और लीनियर वेलोसिटी को v से तो इनमें रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे p एक परपेंडिकुलर है जो कि खींचा जाता है। इसे आप फिगर से समझ सकते हैं कि अगर किसी प्लेन में कोई पॉइंट p मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन पहले यहाँ पे थी और अगर इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट p पर r कॉमा थीटा हैं देन पॉइंट O से इस LP लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर यही होता है p। तो रिलेशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू वी पी अपॉन आर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? पेडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला गिवन बाय। यहाँ पे पैराबोला कैसा है? इसका फोकस जो है वो ओरिजिन है। ऑप्शंस आर गिवन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP, पी स्क्वायर इज इक्वल टू AR, एस इज इक्वल टू सी टेन साई एंड आर इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा। हम जानते हैं कि अगर किसी सर्कल का ओरिजिन जो है वो सर्कमफरेंस पर हो और डायमीटर एक इनिशियल लाइन हो, डायमीटर इज इनिशियल लाइन
with the origin on circumference. Then the pedal equation of circle is r square is equal to 2ab. क्लियर? बट क्वेश्चन में पैराबोला का पूछा जा रहा है जहाँ पे फोकस जो है वो ओरिजिन होना चाहिए, तो पैराबोला के लिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेंट की इक्वेशन होती है और r इज इक्वल टू 2a cos थीटा ये पोलर इक्वेशन होती है सर्कल की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी अलोंग अ कर्व इज ऑलवेज अलोंग द। किसी कर्व के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल होगी, नॉर्मल होगी या फिर बोथ और नन ऑफ दीज। तो हम देखते हैं, मान लीजिए कोई कर्व है, उस पर कोई टेंजेंट खींचा गया है पॉइंट पी से होता हुआ, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड अलोंग द टेंजेंट। किसी टेंजेंट के अलोंग अगर हम डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज देखें, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट एम ले लेते हैं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 पी एम ओवर डेल टी। इसका सोल्यूशन करने पे हमें मिलेगा ds/dt। ये होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। बट अगर हम नॉर्मल वेलोसिटी निकालते हैं तो नॉर्मल वेलोसिटी हमें हमेशा से 0 मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किसी भी कर्व में जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी वो हमेशा 0 होगी। दैट मीन्स द वेलोसिटी अलोंग ए कर्व इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, वेरीज एज, उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है? v प्रोपोर्शनल टू √a² माइनस x² अपॉन x। यहाँ पे x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। फाइंड एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे हम k को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले सकते हैं। जब हम इससे v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, v विल बी k √a² माइनस x² अपॉन x। यहाँ से अगर हम v² फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा k² a² माइनस x² अपॉन x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। k² a² x² माइनस 1। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2v dv/dx, दिस विल बी माइनस का 2k² a² दैट मीन्स यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। एक्सेलरेशन v dv/dx, हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है dv/dt और dv/dx dx/dt। दैट मीन्स इसे हम v लिख सकते हैं, v dv/dx। तो v dv/dx यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है। अगर हम इसे a से डिनोट करें तो एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा? माइनस ka²/x³। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो ये कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है। किसके इन्वर्सली? डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली, और ओरिजिन की तरफ ये डायरेक्टेड है। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? आंसर हमारा आया -k/x³ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम या फिर टाइम। मोमेंटम की डेफिनेशन में यहाँ पे देखते हैं। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी। तो यहीं से हमें आंसर मिल रहा है कि ये होगा क्या? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है किसी भी बॉडी के। और अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ऑलवेज, और जो वेक्टर होता है उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोइंसाइड करती है। क्लियर? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ देन व्हाट विल बी द टेंशन। अगर कोई इलास्टिक स्ट्रिंग को हम उसकी लेंथ का डबल स्ट्रेच कर दें तो उसका जो टेंशन होगा वो क्या होगा? देखिए, हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है
अगर आपने हुक्स लॉ को नहीं देखा है डेरिवेशन इसका, तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ इज डिफाइंड एज द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी इलास्टिक स्ट्रिंग का टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस स्ट्रिंग के जितनी भी हम स्ट्रेच करते हैं उसके इक्वल। स्ट्रेच करने वाली स्ट्रिंग और किसके बियॉन्ड? उसकी नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड। नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड अगर हमने हमारी नेचुरल लेंथ एल थी और हमने एल डैश तक उसको स्ट्रेच कर दिया तो टी प्रोपोर्शनल होगा एल डैश माइनस एल अपॉन एल के। यहाँ पे जो भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोड़ते हैं वो होता है लैम्डा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम यहाँ पे लैम्डा जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू लैम्डा एल डैश माइनस एल बाई एल। यहाँ पे लैम्डा क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम पढ़ते हैं कि कंडीशन क्या दी गई है। कंडीशन है कि अगर हम किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को इसके डबल स्ट्रेच कर दें, नेचुरल लेंथ के डबल, तो क्या होगा? टेंशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कहने का मतलब है हमें यहाँ पे दिया हुआ है एल डैश इज इक्वल टू 2L। एल इसकी नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ को हमने डबल कर दिया तो हमें एल डैश मिला। अब हम देखते हैं कि टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेंशन हमारा क्या होगा? टी विल बी लैम्डा एल डैश माइनस एल अपॉन एल। ये फार्मूला है, यहाँ पे रखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू लैम्डा एल डैश की प्लेस पे 2L माइनस एल बाई एल। दिस विल बी लैम्डा एल बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा। टी यहाँ पे हमें लैम्डा के इक्वल मिल जाता है। दैट मीन्स अगर हम किसी स्ट्रिंग को उसकी डबल लेंथ में स्ट्रेच्ड कर दें तो हमें टेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए पॉइंट इज मूविंग इन ए कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड रो साई स्क्वायर, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? अगर कोई पॉइंट किसी कर्व में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? और स्पीड हमें दे रखी है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमें ज़ीरो के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर ये क्या है? ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है किसी कर्व के लॉन्ग तो या तो हम टेंजेंशियल निकालेंगे या फिर उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। बट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी ज़ीरो मिल चुका है। इसका मतलब केवल और केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ पे वर्क करेगा। तो हम नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला लगाते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई रो। यहाँ पे वी क्या है? वेलोसिटी है जो कि डी एस बाई डी टी है होल स्क्वायर 1 बाई रो। डी एस बाई डी टी को हम अगर साई के टर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं डी एस बाई डी साई इंटू डी साई बाई डी टी होल स्क्वायर। डी एस बाई डी साई मीन्स रो, ये रो की वैल्यू होती है, रो इंटू साई डॉट। देखिए जैसे कि x होता है तो अगर हम इससे डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं तो इसे हम x डॉट के इक्वल लिख सकते हैं, x और ऊपर एक डॉट। उसी तरीके से यहाँ पे जो डी साई बाई डी टी लिखा हुआ है इसे हम साई डॉट लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इंटू 1 बाई रो। दिस विल बी रो स्क्वायर साई डॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रो। दिस इज रो साई डॉट स्क्वायर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से बेस्ड है। इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर ए कंप्लीट ऑसिलेशन इज गिवन बाई। एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियोडिक टाइम क्या होता है? अगर हम वन ऑसिलेशन की बात करते हैं तो उसके लिए टाइम होता है म्यू पाई अपॉन 2 रूट म्यू। एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स, then t will be 4t. It will be t is equal to 2 pi by root mu. Which option is correct? ऑप्शन नंबर सी। इसे एक अदर फॉर्म में भी देख सकते हैं जहाँ पे म्यू की वैल्यू होती है k बाई एम। म्यू की वैल्यू अगर हम k बाई एम के फॉर्म में रखें तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यहाँ पे t क्या है? टाइम पीरियड है सेकेंड्स में, एंड m ऑसिलेशन बॉडी का मास है
और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, न्यूटन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को और अच्छे से समझने के लिए एक सिंपल पेंडुलम का आप एग्जांपल देख सकते हैं। एक रिजिड सपोर्ट से लगाया हुआ गया है और इसमें अगर हम इस रेस्ट पोजीशन इसकी ओ है, इसे हम बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव कराते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन इसकी ए और बी पे होकर जाती हैं। ये इसकी पोजीशन है जहाँ पे ये बॉब मूव करता है। क्लियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द बॉडीज मूविंग इनसाइड द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ वेरीज। जो अर्थ का अट्रैक्शन होगा वो किस प्रकार से वेरी करेगा, इन्वर्सली, डायरेक्टली, या दोनों तरीके से, या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, हमने जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया था तो उसमें ये था कि अगर अट्रैक्शन, अर्थ का अट्रैक्शन जो है किसी बॉडी में, अगर वो बॉडी आउटसाइड अर्थ के सरफेस से जा रही है तो इन्वर्सली वेरी करता है। कैसे था कि d2 x बाई dt² इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/x²। तो ये तो हो गया इन्वर्सली। यहाँ पे अर्थ को हम एक होमोजीनियस स्फीयर के लाइक बिहेव करते हैं। बट इफ़ any body moving inside the earth's surface, that means towards the center of earth, then the attraction of earth varies directly. Clear? अगला क्वेश्चन क्या है, at what distance from the center will the velocity in m shm be half of the maximum? किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस डिस्टेंस पे मैक्सिमम की हाफ वेलोसिटी हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मोशन को ओरिजिन ले लेते हैं, लेट अस टेक द सेंटर ऑफ मोशन इज एज ओरिजिन and let A be amplitude in SHM. Then we know the distance x from the center. Distance x from the center, अगर आपको ये यहाँ पे न्यू लग रहा है तो इसे आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ये वेल डिफाइंड है। v² इज इक्वल टू म्यू a² माइनस x²। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने पिछली वीडियो में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। v की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। v इज़ मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, अभी हम हाफ नहीं कर रहे हैं, केवल मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो √μ_a, बिकॉज x इज इक्वल टू 0। अगर हम उस डिस्टेंस को x1 ले लें जहाँ पे जो है वेलोसिटी का हाफ करेंगे, हम मान लेते हैं कि x1 वो डिस्टेंस है जहाँ पे वेलोसिटी का हाफ करेंगे, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अगर वेलोसिटी का हाफ करते हैं जो कि आई है a√μ, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, न्यू वेलोसिटी v इज इक्वल टू हाफ a√μ। तो इसे हम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। कौन सी इक्वेशन, ये वाली। इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a²/4 म्यू इज इक्वल टू म्यू a² माइनस x1², बिकॉज अब न्यू डिस्टेंस हमारी क्या है, x1 है। तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, बस आ जाएगा हमारा आंसर। म्यू से म्यू कैंसिल, x1 इज इक्वल टू ± a√3/2 सोल्यूशन करने के बाद में। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a√3/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।